जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मुद्रा बचत एवं साख। यह वीडियो इस चैप्टर का चौथा पार्ट है। बाकी 3 वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाकर के आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से साख के आधार के बारे में पढ़ेंगे, बचत के बारे में पढ़ेंगे और साख पत्र क्या होता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बचत क्या है। तो देखिए, समाज की कुल आय को वस्तुओं एवं सेवाओं पर खर्च किया जाता है। यानी कि समाज के हम लोग पढ़े कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी काम में लगा हुआ है और उस काम से वो मुख्य रूप से आय का निर्माण करता है, आय का करता है। जो भी काम करता है उसके बदले में वो आय प्राप्त करता है, इनकम करता है। और उस इनकम को वो समाज के जो भी व्यक्ति है वो 2 चीज़ों पर खर्च करता है, एक वस्तु पे और एक सेवा पे। इन्हीं 2 चीज़ों पर ये अपने आय को खर्च करता है। अब वस्तु के 2 भागों में बांटा जाता है। अब जो वस्तु होता है, जिस वस्तु पे हम लोग अपने आय को खर्च करते हैं, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा वस्तु होता है जिनका हम क्षणिक या तत्काल उपभोग करते हैं, इससे हम लोग चालू वस्तु भी कहते हैं। जैसे कि हम लोग जो आय प्राप्त किए हैं उससे हम वस्तु पे खर्च कर रहे हैं, तो वस्तु में हम लोग 2 तरह के वस्तु पे खर्च करते हैं। एक होता है चालू वस्तु। इसमें वैसे वस्तु आते हैं जिसका हम कुछ क्षण के लिए उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बाज़ार से एक बोतल पानी लिया, तो वो जो बोतल का पानी है वो क्षणिक वस्तु में आ जाएगा, एक बार उपयोग कर लेंगे तुरंत वो ख़त्म हो जाएगा। या खाने का कोई पदार्थ लिए तो वो सब चालू वस्तु में आ जाता है। तो इस तरह के वस्तु को हम लोग चालू वस्तु कहते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो उत्पादन के कार्य में प्रयोग की जाती है, इन्हें हम लोग टिकाऊ वस्तु कहते हैं। और दूसरा वस्तु जो है जिस पे हम आय खर्च करते हैं वो है टिकाऊ वस्तु। जैसे कि ये जो टीवी लगा हुआ है, मैंने इस पर सिर्फ एक बार पैसा खर्च किया है, अब बार बार इस पर हमको खर्च नहीं करना है। यहाँ नीचे में जो लैपटॉप रखा हुआ है उस पर भी मैंने पैसा एक ही बार खर्च किया है। तो ये दोनों जो वस्तुएं हैं मेरे लिए, ये दोनों टिकाऊ वस्तुएं हैं। जबकि अभी मैं अगर बाज़ार जाऊँ और वहाँ पे कुछ खाऊँ तो वो मेरा गैर टिकाऊ वस्तु में आ जाएगा, चालू वस्तु में आ जाएगा। तो हम लोग वस्तु में जो भी पैसा खर्च करते हैं इन्हीं 2 प्रकार के वस्तुओं पे खर्च करते हैं, एक टिकाऊ वस्तु पर और एक गैर टिकाऊ वस्तु पर। तो इस तरह के 2 वस्तु हैं। इस तरह समाज की कुल आय को इन्हीं 2 तरह की वस्तुओं को खरीदने में खर्च किया जाता है। तो समाज का जो भी व्यक्ति आय करता है, इनकम करता है, उस इनकम का जो पैसे हैं, जो मुद्रा है या जो भी चीज़ वो इनकम किया है, उसको ये इन्हीं 2 चीज़ों पे खर्च करता है। अगर वस्तु में देखें तो इन्हीं 2 तरह के वस्तुओं पे वो खर्च करता है। अब यहाँ दिया गया कि कुल आय का वह भाग जो चालू वस्तुओं पर खर्च किया जाता है उसे उपभोग कहते हैं। अगर उपभोग का डेफिनेशन पूछा जाए कि उपभोग किसे कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि कुल आय का वह भाग जो चालू वस्तु पे खर्च किया जाता है उसे हम लोग उपभोग कहते हैं, और कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तुओं पे खर्च किया जाता है उसे हम लोग बचत कहते हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर मैं बाज़ार जा कर के कुछ अभी खाता हूँ तो वो मेरा उपभोग में आ जाएगा, वो वस्तु उपभोग की हो जाएगी। लेकिन अभी जैसे मैंने यहाँ पे टीवी और लैपटॉप की बात की, तो ये दोनों एक तरह से मेरा बचत है, इन्वेस्टमेंट है, विनियोग भी इसे हम कहते हैं। एक तरह से ये मेरा बचत है, जो पैसे बचत हुए हैं उसी में से मैंने लैपटॉप खरीदा, टीवी खरीदा, तो ये मेरा एक बचत हो जाता है। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए उपभोग का डेफिनेशन, तो हम बोलेंगे कि कुल आय का वह भाग जो चालू वस्तुओं पर खर्च किया जाता है उसे उपभोग कहते हैं, और कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च किया जाता है उसे हम लोग बचत कहते हैं। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आय तथा उपभोग के अंतर को हम लोग बचत कहते हैं। या अगर हम लोग इसे डेफिनेशन देना चाहें तो ऐसे भी दे सकते हैं कि कुल आय में से कुल व्यय को घटाने पर जो शेषफल आता है उसी को हम लोग बचत कहते हैं। तो इस तरह से भी हम इसका डेफिनेशन दे सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जितना आय करता है उसमें से जो खर्च कर देता है, तो आय में से खर्च करने पर जो बचता है उसी को हम लोग बचत के रूप में जानते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल देखें कि हम यहाँ पे लैपटॉप पे खर्च किए, टीवी पे खर्च किए, तो ये भी एक तरह से मेरा बचत ही है। ये भविष्य में ये मेरा पूंजी वापस दे सकता है, ये टिकाऊ वस्तु है, एक तरह की ये मेरा बचत ही है। तो पैसा तो मैंने अपने आय का इस पर भी खर्च किया है, लेकिन अगर देखा जाए इसको गहराई में जा कर के तो ये मेरा बचत है, मेरी पूंजी है। तो इस तरह से इसका हम डेफिनेशन दे सकते हैं। अब बचत जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, देखते हैं कौन कौन सा है। एक होता है नगद बचत और एक है वस्तु संचय। अब इसको देखते हैं।
कुल आय का कुछ ऐसा भी अंश होता है जो किसी भी प्रकार की वस्तु पर व्यय नहीं किया जाता, इसे संचय या नगद बचत कहते हैं। तो यहाँ पे हम अभी बताएं कि अगर हम जो इनकम करते हैं इनकम से खर्च करने के बाद जो बचता है उसे हम लोग बचत करते हैं, तो उस तरह के बचत को ही हम लोग नगद बचत कहते हैं। तो यहाँ पे उसका डेफिनेशन दे दिया गया है कि कुल आय यानी कि हम जो इनकम किए उसमें से कुछ ऐसे भी अंश होते हैं जिसे हम लोग किसी भी वस्तु पे खर्च नहीं करते हैं। मान लीजिए हम टीवी ले लिए, लैपटॉप ले लिए, खाना खा लिए, फिर भी मेरा पैसा बच गया, तो वो एक ऐसा पैसा है जो मैं किसी और वस्तु को उसे खर्च नहीं करूँगा। तो इस तरह का जो व्यय है, जो बचत है, इसी बचत को हम लोग नगद बचत कहते हैं। और दूसरा है वस्तु संचय को विनियोग कहा जाता है, यानी कि जैसे कि मेरा आय का एक भाग है जिस मैंने टीवी पर और लैपटॉप पर लगाया है, तो ये इन्वेस्टमेंट किए हैं, ये भी एक तरह के बचत ही हैं, लेकिन ये मैंने अपना पूंजी बढ़ाया, उसमें पूंजी लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया, तो इसे हम लोग विनियोग कहते हैं। तो ये दो तरह का होता है, एक वस्तु विनिमय संचय यहाँ पे है वस्तु संचय वाला कि पूंजी को हम वस्तु के रूप में बचत किए हैं, अपना जो आय है उसको वस्तु के रूप में बचत किए हैं, और एक होता है कि हम लोग कैश के रूप में भी बचत करते हैं। तो ये दो तरह के यहाँ पे बचत होता है। इसी के बारे में क्राउथर ने कहा है कि किसी व्यक्ति की बचत की उसकी आय का वह भाग है जहाँ उपभोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं किया जाता है। क्राउथर के अनुसार मानना है कि कोई भी व्यक्ति का बचत उसे कहेंगे जो इनकम किया उस इनकम का कोई भी भाग उपभोग के वस्तु पर खर्च नहीं करेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो हम लोग किए थे इनकम, तो चालू वस्तु पे खर्च किए थे। जैसे मान लीजिए हम कोई खाने के सामान खरीदते हैं तो वो हम एक बार उपभोग कर जाएंगे, फिर वो मेरे काम का नहीं रहेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो उस तरह को जो बचत हुआ है, उस तरह के जो बचत हुए हैं उसे हम लोग बचत में नहीं रखेंगे। जो उपभोग पर खर्च हो गया वो ख़त्म हो गया। लेकिन अगर हम किसी वस्तु पे खर्च कर रहे हैं, टिकाऊ वस्तु पर, जो कि भविष्य में भी वो मुझे काम दे, तो उसको हम बचत में रखते हैं। इसके अलावा वैसा इनकम जो हम किसी वस्तु पे खर्च नहीं किए उसको भी हम लोग बचत में रखेंगे। जैसे कि इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 100 रुपये का इनकम किया है, 100 रुपया कमाया, उसमें से वो 10 रुपये को किसी खाद्य पदार्थ पर खर्च कर दिया। मान लीजिए इतना का वो खाना खाया, खाद्य पदार्थ पे वो खर्च कर दिया है। 30 रुपये को वो खर्च किसी अन्य वस्तु पर करता है। जैसे मान लीजिए कि 30 रुपये को वो एक बल्ब खरीदता है, लाइट को ये खरीद लेता है। अब इसके पास 40 रुपये खर्च हो चुके हैं, 60 रुपये ये कैश के रूप में, मुद्रा के रूप में ये बचत कर लेता है। अब यहाँ पे सवाल आएगा कि ये व्यक्ति का बचत कितना हुआ। आए तो ये 100 रुपये किया है, बचत इसका कितना हुआ। तो बचत में बात करेंगे तो देखिए 60 रुपये कैश के रूप में बचाया है और 30 रुपये को ये वस्तु संचय के रूप में बचत किया है। तो अगर इस व्यक्ति का देखें तो कुल बचत जो है वो 90 रुपये हो जाएगा। 90 रुपये का ये बचत किया है। जबकि ये 10 रुपये जो खाद्य पदार्थ पे खर्च किया है इसे हम लोग बचत में नहीं रखेंगे, इसकी गणना बचत में नहीं की जाएगी, क्योंकि ये उपभोग में खर्च हो गया है, अब इसे वापस नहीं लिया जा सकता है। ये 30 रुपये का लाइट एक पूंजी के रूप में बचा हुआ है, इसलिए इसे हम लोग बचत में गिनेंगे। तो यहाँ से इससे हम समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति 100 रुपये का आय करता है तो उसमें से वो 90 रुपये किस तरह से बचत किया, 60 रुपये वो मुद्रा के रूप में किया और 30 रुपये वो वस्तु संचय के रूप में किया है। तो क्राउथर भी इसी को डिफाइन करता है कि किसी भी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वह भाग है जहाँ उपभोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं होता है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखें कि कोई एक व्यक्ति है जो 100 रुपये की आय किया है और 10 रुपये वो खाद्य पदार्थ पे खर्च कर दिया है। तो इन 10 रुपये को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं, चाहे वो वस्तु पे खर्च करे, टिकाऊ वस्तु पे, या वो मुद्रा के रूप में संचय करे, ये दोनों बचत ही कहलाएंगे। इसी को यहाँ पे अंग्रेजी में लिख दिया गया है कि अ मैन सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ हिज इनकम विच इज नॉट स्पेंट ऑन कंजप्शन से गुड्स से। उसी को अंग्रेजी में लिखा गया है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अर्थव्यवस्था के स्थायित्व एवं विकास के लिए बचत एवं विनियोग एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। अर्थशास्त्रियों को मानना है कि अगर अर्थव्यवस्था को विकसित करना है, उसका अस्तित्व बना कर रखना है, तो यहाँ पे जो अथी है बचत है और जो विनियोग है, इन्वेस्टमेंट है, ये दोनों बराबर में होना चाहिए, तब अर्थव्यवस्था बढ़िया तरीके से विकसित हो पाएगा। इन दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे साख के बारे में। सबसे पहले देखेंगे साख के आधार क्या है।
अब यहाँ पे है साख का आधार, लेकिन साख के आधार को पढ़ने से पहले हम लोग साख के बारे में जानेंगे कि साख होता क्या है। तो देखिए, साख का मतलब होता है भरोसा, अंग्रेजी में इसे हम लोग क्रेडिट कहते हैं। इसके बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को ऋण देता है तो वहाँ पे भरोसे के आधार पे ही वो देता है, तो इसी को हम लोग साख के रूप में जानते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है कि आज की जितना भी उद्योग हैं वो सभी साख के आधार पे ही चल रहे हैं, साख पे वो डिपेंड है, भरोसे पे ही चल रहा है। बैंक उनको ऋण देता है और ऋण से वो उद्योगपति अपना व्यवसाय आगे बढ़ाता है, फिर वो उसे चुकाता है, तो ये साख होता है। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि साख के आधार क्या है, मतलब किन किन चीज़ों से साख बनता है, विश्वास बनता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इसके बारे में जानेंगे कि साख के मुख्य आधार कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे विश्वास। साख का मुख्य आधार विश्वास है, सबसे पहले इसी को रखा जाता है। यदि विश्वास नहीं है तो आपका साख नहीं बनेगा। साख देने वाला या ऋणदाता उधार देने को तभी तैयार होता है जब उसे विश्वास होता है कि ऋणी समय पर रुपया लौटा देगा। अगर आपको अपना साख बनाना है तो कोई व्यक्ति आपको साख तभी देगा, यानी क्रेडिट तभी देगा जब उसे विश्वास हो कि जिस व्यक्ति को हम लोन दे रहे हैं, कर्ज दे रहे हैं, वो व्यक्ति हमको टाइम से अपना कर्ज चुका देगा, तभी सामने वाला व्यक्ति आपको कर्ज देगा। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है विश्वास। दूसरा है यहाँ पे चरित्र। अब विश्वास बनेगा कैसे, तो वो देखा जाएगा कैरेक्टर कि इस व्यक्ति का चरित्र कैसा है, कैरेक्टर कैसा है। ऋणी का चरित्र भी उसकी साख का ही एक महत्वपूर्ण आधार होता है। यदि ऋणी चरित्रवान तथा ईमानदार है तो उसे ऋण मिलने में दिक्कत नहीं होती है। दूसरी ओर चरित्रहीन व्यक्तियों की साख कम होती है और उन्हें कोई ऋण देने के लिए तैयार नहीं होता है। तो यहाँ पे दूसरा चीज़ डिपेंड करता है साख में कैरेक्टर, कि आपका कैरेक्टर कैसे है। अगर लोन देने वालों को ये पता है कि ये व्यक्ति लोन लेकर के दे देगा, इसका कैरेक्टर अच्छा है, ये ईमानदार व्यक्ति है, चरित्र का अच्छा है, तो आपको आसानी से लोन मिल सकता है। लेकिन यदि पता चल जाए लोन देने वाले का कि ये व्यक्ति का चरित्र अच्छा नहीं है, बेईमानी कर सकता है, पैसा लौटाने में नाकानुकी कर सकता है, तो इस तरह के जब स्थिति आप में बन जाएगा चरित्र में, तो आपको लोन मिलने में दिक्कत होगा। सामने वाला व्यक्ति आपको उधार देने से मना कर सकता है क्योंकि आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। तो साख में दूसरा कैरेक्टर भी डिपेंड करता है। तीसरा है चुकाने की क्षमता। मान लीजिए मेरा साख में विश्वास भी है सामने वाले को और मेरे कैरेक्टर पे भी उसको भरोसा है कि ये चरित्रवान व्यक्ति है, ईमानदार है, तब आ जाता है यहाँ पे चुकाने की क्षमता। व्यक्ति की भुगतान करने की क्षमता या योग्यता भी उसकी साख को प्रभावित करती है। ऋणदाता किसी व्यक्ति को उधार तब देता है जब उसे उस व्यक्ति के भुगतान करने की क्षमता पर पूरा विश्वास हो। इस तरह किसी व्यक्ति की साख उस व्यक्ति के भुगतान करने की क्षमता पर भी निर्भर करती है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि साख बनता है, यहाँ जो मिलेगा आपको लोन ऋण, वो आपके चुकाने के भी क्षमता से मिलेगा। जिसमें मैंने ये बताया था कि मान लीजिए मेरा इनकम अभी 10,000 रुपये है और किसी से मैं 10 करोड़ या 10 लाख रुपए मांगूँ लोन के रूप में, तो कोई भी व्यक्ति या संस्था मुझे लोन नहीं देगा। मेरा क्रेडिट तो बना हुआ है कि मैं ईमानदार हूँ, चरित्रवान हूँ, सामने वालों को भरोसा है कि टाइम से चुकाता है, लेकिन मेरा चुकाने की क्षमता नहीं है। मैं 10,000 रुपये का इनकम कर रहा हूँ, मुझे 10 करोड़ चुकाना है, तो ये संभव चीज़ नहीं है। तो ऐसे में मुझे यहाँ पे लोन नहीं मिलेगा, मेरा साख नहीं बन पाएगा क्योंकि मुझ में चुकाने की क्षमता नहीं है। वहीं अगर मैं 10 करोड़ कमा रहा हूँ और किसी से 10 लाख मांगूँ तो जब मैं चाहूँ मुझे वो मिल सकता है, क्या कि सामने वाले व्यक्ति को पता है कि ये इस लोन को चुका देगा। तो इसमें तीसरा चीज़ यही डिपेंड करता है कि चुकाने की क्षमता किसी व्यक्ति में कितना है, उसी के आधार पर साख का निर्माण होता है। उसके बाद है पूंजी एवं संपत्ति। ऋणदाता पूंजी तथा संपत्ति को जमानत के आधार पर भी ऋण देता है, अतः जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक पूंजी अथवा संपत्ति होती है उसे उतना ही अधिक ऋण मिल सकता है। चौथा चीज़ है यहाँ पे पूंजी एवं संपत्ति। मान लीजिए मेरा इनकम 10,000 का है, ठीक, और मुझे 10 करोड़ की आवश्यकता है, तो अगर मेरे पास इतना संपत्ति है कि भविष्य में उन संपत्तियों को बेच करके मैं 10 करोड़ रुपए चुका सकता हूँ, तो ऐसे में संभव है कि मुझे साख यानी लोन मुझे मिल जाएगा, मेरा साख बन जाएगा। सिर्फ इनकम को नहीं देखा जाता है, पूंजी संपत्ति को भी देखा जाता है। जैसे मेरा ये कोचिंग है, मान लीजिए कोचिंग 10 करोड़ के हो, तो मुझे आसानी से 10 करोड़ का यहाँ पे लोन मिल सकता है, कोई भी मुझे लोन दे देगा, ये सोच के कि अगर ये व्यक्ति भविष्य में नहीं चुकाया तो इसके संपत्ति से उसको संपत्ति को जब्त करके मैं अपने
पैसे को चुका लूँगा, तो इस कारण से मुझे लोन मिल जाएगा। और यदि मेरा उतने का पूंजी भी नहीं है और इनकम भी नहीं है तब मुझे साख नहीं मिल पाएगा। तो साख में पूंजी और संपत्ति भी उसका आधार होता है, इसके आधार पे भी मिल सकता है। उसके बाद है ऋण की अवधि। ऋण की अवधि का प्रभाव भी साख पर पड़ता है। ऋणदाता दीर्घकालीन ऋण देने में घबराते हैं क्योंकि उन्हें संदेह रहता है कि दीर्घकाल में ऋण की क्षमता, चरित्र और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हो जाए, इसलिए ऋणदाता अल्पकालीन ऋण देना अधिक पसंद करते हैं। मान लीजिए मैं किसी से लोन लेने जा रहा हूँ, तो वो व्यक्ति चाहेगा कि जितना जल्दी हो मैं जो लोन ले रहा हूँ वो उसे वापस कर दूँ, क्योंकि उसे पैसे डूबने का डर रहेगा, क्योंकि मेरी स्थिति हर समय एक जैसा नहीं होगा। मान लीजिए आज मेरे पास 10 करोड़ की संपत्ति है, इनकम भी अच्छा खासा है, तो लोन तो दे देगा। हम ले लिए 10 साल 15 साल के लिए लोन, तो ऐसी स्थिति में एक डर होगा कि हो सकता है भविष्य में मेरी जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो जाए और ऐसी स्थिति में मैं जो हूँ वो लोन चुकाने में सक्षम ना रहूँ, तो मैं वो लोन नहीं दे पाऊँगा। तो इस कारण से जो ऋणदाता है, जो मुझे लोन देने वाला है, वो चाहेगा कि जो लोन मैं उससे ले रहा हूँ उसे मैं जल्द से जल्द चुका दूँ ताकि उसका पैसा न फंसे। तो ये भी साख का एक आधार बन जाता है। इस तरह से साख के ये सभी आधार हैं, या ये कहिए कि इसके आवश्यक तत्व हैं। साख के प्रमुख आधार को हम अंग्रेजी में निम्न तरह से व्यक्त करते हैं। अ पर्सन्स क्रेडिट डिपेंड्स ऑन 4 कॉन्फिडेंस, कैरेक्टर, कैपेसिटी एंड कैपिटल। यानी कि अंग्रेजी में कहें तो यहाँ बताया गया कि किसी भी व्यक्ति का जो साख है वो 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है, 4 चीज़ों पे निर्भर है। पहला है विश्वास, दूसरा है चरित्र, तीसरा है क्षमता और चौथा है पूंजी। यदि ये चारों आपका सही है तब आपको कभी भी कहीं भी कोई भी व्यक्ति आपको लोन दे सकता है, आपको ऋण मिल जाएगा। तो ये साख के आधार थे। अब यहाँ पे है साख पत्र के बारे में। ये क्या होता है? तो साख पत्र से हमारा मतलब उन साधनों से है जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है। साख पत्र के आधार पर साख या ऋण का आदान प्रदान होता है। ये साख पत्र एक तरह के, जैसे हम लोग चेकबुक वगैरह यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड, तो उसी को कहा गया है। पीछे इसके बारे में हम लोग पढ़े भी हैं। और इसी के माध्यम से यहाँ पे मुद्रा का आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है। तो इस तरह से जब लेन देन होता है तो इसी को हम लोग साख पत्र कहते हैं, जिसके माध्यम से होता है। आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से हैं। तो वे वस्तुएं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय में विनिमय के माध्यम का कार्य करते हैं। ये जो साख पत्र हैं ये किसी भी वस्तु और सेवाओं को लेन देन में ये यहाँ पे मुद्रा की जगह पे काम करता है, उसी के जैसा ये काम करता है। दोनों के बीच लेन देन का, विनिमय का भी ये काम करता है। अतः साख पत्र ठीक मुद्रा के तरह ही कार्य करते हैं। एक तरह से इसे भी हम लोग मुद्रा ही समझ सकते हैं। लेकिन मुद्रा और साख पत्रों में एक प्रमुख अंतर ये है कि मुद्रा को यहाँ पे कानूनी रूप से इसको लाइसेंस मिला, एक मतलब कहिए कि कानून के तरफ से, सरकार की तरफ से इसे घोषित कर दिया गया है कि ये मुद्रा है, जबकि साख पत्रों को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं रहता है। तो मुद्रा में और साख पत्र में सिर्फ अंतर इतना को है कि मुद्रा को सरकार की तरफ से कानूनी मान्यता प्राप्त होता है, जबकि इसको उसके जितना कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होता है, वो करेंसी के रूप में यूज नहीं होता। इतना ही इसमें अंतर है, बाकी दोनों के काम सेम है, एक जैसे काम करते हैं। अतः साख पत्रों के लेन देन के कार्य में स्वीकार करने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसे कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए कोई व्यक्ति किसी को मजबूर नहीं कर सकता है कि आप साख के माध्यम से ही हमसे विनिमय कीजिए। वो व्यक्ति के ऊपर है, अगर वो कहे कि नहीं हम मुद्रा के रूप में करेंगे, करेंसी के रूप में, तो वो करेंसी के रूप में आपको करना पड़ेगा। अगर सामने वाला व्यक्ति राजी है साख पत्र के माध्यम से, तभी आप उसके साथ ये कर सकते हैं। ऐसे तो साख पत्र के कई प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग मुख्य रूप से कुछ यहाँ पे साख पत्र को देखेंगे जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। जैसे कि चेक हो गया, विनिमय बिल हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया, हुंडी हो गया, प्रतिज्ञा पत्र हो गया, यात्री चेक हो गया, पुस्तकीय साख हो गया तथा साख प्रमाण पत्र हो गया। तो ये सब कुछ प्रचलित यहाँ पे साख पत्र हैं जिसके माध्यम से विनिमय का काम किया जाता है। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चेक के बारे में, कुछ विशेष 2-4 हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे जो ज़्यादातर आजकल यूज होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चेक। चेक सबसे अधिक प्रचलित साख पत्र है। लगभग शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने चेक के बारे में नहीं सुना होगा या नहीं देखा होगा। तो सबसे ज़्यादा यदि साख पत्र में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का उपयोग होता है तो वो है चेक का। तो ये सबसे प्रचलित साख पत्र है।
चेक एक प्रकार का अलिखित आदेश है जो बैंक में रुपया जमा करने वाला अपने बैंक को देता है कि उसमें लिखित रकम उसमें लिखित व्यक्ति को दे दिया जाए। तो यहाँ पे हम अगर चेक को देखें कि चेक होता क्या है, तो देखिए जब हम बैंक में अकाउंट खुलाते हैं तो बैंक हमें एक किताब देता है जिसे हम लोग चेकबुक के नाम से जानते हैं। इसमें अगर देखिएगा तो यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक का एक चेकबुक है। इसमें मेरा नाम रहेगा, मेरा अकाउंट नंबर रहेगा और यहाँ पे बाकी के डिटेल्स लिखा हुआ रहेगा। अब इसमें क्या कर सकता हूँ कि मैं इस चेक के माध्यम से किसी व्यक्ति को पैसा भुगतान कर सकता हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति को मुझे 5,000 रुपये देना है, तो उसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं वो अमाउंट लिख दूंगा कि मुझे देना कितना है और ये अमाउंट लिख करके यहाँ अंक में भर दूंगा। मेरा अकाउंट नंबर रहेगा, मेरा सिग्नेचर रहेगा और सामने वाले व्यक्ति का भी उसमें डिटेल डाला हुआ रहेगा कि इस व्यक्ति को इतना पैसा दे दिया जाए, 5,000 रुपये दे दिया जाए। अब उस व्यक्ति के नाम से मैं वो चेकबुक निकाल के उसे दे दूंगा। जब वो व्यक्ति वो चेकबुक लेकर के बैंक में जाएगा, मान लीजिए स्टेट ऑफ बैंक इंडिया में मेरा अकाउंट है, तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाएगा, वहाँ पे ये चेकबुक देगा और इस चेकबुक से बिना मेरे गए, बिना मेरे पैसे निकाले उस व्यक्ति को 5,000 रुपये मिल जाएंगे। हमको वहाँ पे जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि मैंने चेकबुक के माध्यम से बैंक को यह आदेश दे दिया है कि आप मेरे अकाउंट से इस व्यक्ति को इतना पैसा दे सकते हैं। तो ये होता है हमारा चेकबुक। उसके बाद होता है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट वह पत्र है जो एक बैंक अपनी किसी शाखा या अन्य किसी बैंक को आदेश देता है कि उस पत्र में लिखी हुई रकम उसमें अंकित व्यक्ति को दे दी जाए। जिस तरह से यहाँ हम लोग चेक का प्रयोग करते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पैसे आदान प्रदान करने के लिए, उसी तरह से यहाँ पे बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग किया जाता है एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। ये उसी बैंक का शाखा भी हो सकता है या कोई दूसरा बैंक भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और यहाँ से 200 किलोमीटर दूर कहीं पे एक और बैंक ऑफ यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और वहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र करना है, तो हम यहाँ पे बैंक ड्राफ्ट से उसको बैंक द्वारा ये ट्रांसफ़र किया जाता है। बैंक उस शाखा को आदेश देता है कि आप इस व्यक्ति के अकाउंट से इतना पैसा उसमें अंकित कर सकते हैं। यानी कि ये बैंकों के बीच में लेन देन होता है। इसके अलावा मान लीजिए SBI बैंक को बैंक ऑफ इंडिया में पैसे लेन देन करना है, तो ये बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही पैसों का लेन देन करता है। उसी के तहत जैसे हम लोग चेकबुक यूज करते हैं वैसे बैंक यहाँ पे बैंक ड्राफ्ट का उपयोग करता है। बैंक ड्राफ्ट के द्वारा आसानी से कम खर्च में रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जा सकता है। मान लीजिए एक बैंक से दूसरे बैंक पैसा भेजना है तो 1,000-2,000 तो जाएगा नहीं, लाख में, 10 लाख, करोड़ में जा सकता है। अब ऐसे पैसों को ले जाने में खतरा बहुत ज़्यादा होता है, हो सकता है रास्ते में उसे लूट लिया जाए, तो चोरी होने का डर रहता है। तो ऐसे स्थिति में इन खतरों से बचाता है बैंक ड्राफ्ट। एक कागज़ है, आप ले करके जाइए और वहाँ पे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। कोई व्यक्ति अगर उसे ले भी लेता है तो उसको कोई फ़ायदा इससे नहीं होगा। तो ये इस चीज़ को आसान बना देता है, इसमें खर्च भी कम होता है। अब पैसा लेकर जा रहे हैं 10 करोड़ दूसरे बैंक में, तो उसकी सिक्योरिटी को ध्यान रखना पड़ेगा, तो इन सब चीज़ों का खर्च इसमें बच जाता है। और ये बैंक ड्राफ्ट देश में भी होता है और विदेश, दोनों ही प्रकार का होता है। आप इस देश से दूसरे देश में भी ये कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेट बैंक का यहाँ पे एक बैंक ड्राफ्ट का तस्वीर दिखा दिया गया है। दिखने में बिल्कुल ये चेक के जैसा ही होता है, लेकिन ये यहाँ पे मांग ड्राफ्ट है, डिमांड ड्राफ्ट है जो बैंक द्वारा यूज किया जाता है। तो ये यहाँ पे उसके बारे में पूरे डिटेल से बता दिया गया है। उसके बाद है यात्री चेक। तो यात्री चेक के बारे में देखेंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री चेक बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं। कोई भी यात्री बैंक में निश्चित रकम जमा कर देने पर यात्री चेक प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक यात्री चेक पत्र पर एक निश्चित रकम छपी रहती है। यात्री बैंक की किसी भी शाखा में यात्री चेक प्रस्तुत कर मुद्रा प्राप्त कर सकता है। इस चेक पर यात्री के हस्ताक्षर के नमूना होता है, मतलब वो हस्ताक्षर किया हुआ रहता है, जिसके चलते कोई दूसरा व्यक्ति रुपया नहीं प्राप्त कर सकता है। तो देखिए इसमें होता क्या है, ये वैसे व्यक्तियों के लिए है जो हमेशा ट्रैवलिंग करते रहते हैं, यात्रा करते रहते हैं। तो वे हर जगह पैसे को लेकर के तो जा नहीं सकते हैं, उसमें खतरा है, लूट जाएगा या उतना वजन उठा करके ले जाना, उसको बचा के रखना, तो समस्या बहुत सारी होती है। तो ऐसे में बैंक द्वारा उन यात्रियों के लिए एक अलग से चेक जारी करता है, उसमें एक निश्चित रकम लिखा हुआ रहता है। वो व्यक्ति जब बाहर कहीं घूमने जाएगा तो मान लीजिए उसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, तो वो क्या करेगा कि जहाँ पे वो घूमने गया है
वहाँ पे कोई भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जा कर के और वहाँ के बैंक में ये यात्री चेक दे करके उस पर जो लिखा हुआ राशि है वो प्राप्त कर सकता है। इस चेक पे उस व्यक्ति का सिग्नेचर भी होता है, जिसके कारण कोई दूसरा व्यक्ति इसको नहीं निकाल सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिग्नेचर है उसको मैच करवाया जाएगा। अगर मैच नहीं हो रहा है तो आपको वो पैसा नहीं मिलेगा। तो ये सिक्योरिटी भी इसमें दे दिया जाता है। चौथा यहाँ पे प्रतिज्ञा पत्र, यह भी एक प्रकार का साख पत्र ही है, यह भी साख पत्र का ही काम करता है। इस पत्र में श्रेणी की मांग पर या एक निश्चित अवधि के बाद उसमें अंकित रकम ब्याज सहित देने का वादा किया जाता है। यानी कि हम बैंक में जब पैसा जमा करने जाएंगे तो वहाँ पे एक प्रतिज्ञा पत्र मिलता है, उसमें दिया जाता है, जैसे एक तरह से हम लोग जो फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उसमें एक हम लोग को कागज़ मिलता है जिस पे पूरा डिटेल लिखा हुआ होता है, एक टाइम दिया हुआ रहता है। मान लीजिए हम 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाए हैं तो उसका एक कागज़ मिलता है, उस पर लिखा हुआ रहता है कि इतने परसेंटेज के दर से इतना समय के लिए हम इस व्यक्ति से पैसा लिए हैं, ये बैंक एक्सेप्ट करता है। और उसमें वादा किया जाता है कि जैसे ही ये पूरा हो जाएगा कार्यकाल, इसका पैसा सूद समेत वापस दे दिया जाएगा। तो ये फिक्स डिपॉजिट में एक तरह से ज़्यादा यूज होता है। तो ये हो गया एक प्रतिज्ञा पत्र। तो इन सब चीज़ों का आज के समय में साख और साख पत्रों का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। आजकल हम लोग इसका उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग को इतना ही पढ़ना था, जिसको हम लोगों ने बहुत ही डिटेल से उसके बारे में जानकारी लिया, गहराई से उसको पढ़ा एक करके। तो आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। हम लोग अब जब अगले वीडियो में आएंगे तो नए चैप्टर के साथ आएंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।